आप सभी का नवदृष्टि इस क्लासेस में स्वागत है। आज आइए हम लोग बैंकिंग के टॉपिक में एक महत्वपूर्ण सब टॉपिक देखते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट या गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के बारे में। वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो बैंकों की सबसे बड़ी समस्या है, जो पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा कंसर्न का विषय है, वो है गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि बैंकों का जो रोल होता है वो इकोनॉमी में बहुत ही निर्णायक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बैंक वैसे ही इकोनॉमी में काम करते हैं जैसे हमारे शरीर में हृदय या हार्ट काम करता है। बैंक जहां बहुत सारे लोगों से छोटी छोटी जमाएं एकत्रित करते हैं, वहीं वो दूसरे साइड में क्या करते हैं, उन जमाओं को तमाम जो एंटरप्रेन्योर या उद्यमी हैं या निवेश करने के जो इच्छुक लोग हैं, उनको एक तरीके से लिंक करके और इकोनॉमी में आवश्यक रूप से जो संसाधन जुटाने की आवश्यकता होती है उसकी परिपूर्ति करते हैं। और इस तरह से फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी के रूप में, वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब अगर बैंकिंग सिस्टम में कोई खामी आती है, बैंकिंग सिस्टम अगर किसी प्रेशर में आता है, दबाव में आता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके परिणाम कितने नेगेटिव होंगे इकोनॉमी के सुचारू संचालन के लिए। तो आइए देखते हैं पहले कि जो बैंक की गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां किन्हें कहते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाएंगे, बैंकिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे कि बैंक वास्तव में काम कैसे करते हैं। एक बैंक क्या करता है, तो हम लोग देखते हैं कि बैंक्स क्या करते हैं, तमाम लोगों से सेविंग्स इकट्ठा करते हैं और उस सेविंग को किसी एंटरप्रेन्योर को ये सेविंग उधारी के रूप में, क्रेडिट के रूप में दे दी जाती है। और वो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, फिर इस बैंक से जो लोन लेता है या क्रेडिट जनरेट करवाता है, वो इसका इस्तेमाल करता है अपने इंडस्ट्री में या जो उद्यम लगाता है उसमें, और ये कुछ गुड्स अथवा सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। न केवल देश को वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त होती हैं बैंक के सहयोग के द्वारा, बल्कि साथ ही साथ यानी कहा जाए नौकरियों का भी सृजन होता है। अब जो ये पूरी प्रक्रिया इसमें हम देखते हैं, बैंक क्या करता है, जिनके जमाएं स्वीकार करता है उनको कुछ इंटरेस्ट प्रदान करता है, कुछ उन्हें ब्याज देता है, और ये इंटरेस्ट या ब्याज मान लीजिए 4% का ये दे रहा है इधर। तो बैंक जमाकर्ता को क्या करता है, कुछ ब्याज देता है। जाहिर सी बात है, अगर ये व्यक्ति जो सेविंग कर रहा है अगर उस पैसे को अपने घर में रख देता तो उसे कोई प्रॉफिट नहीं मिलती, बल्कि एक तरफ से हम इकोनॉमिक टर्म में देखें तो उसे लॉस भी होता, क्योंकि आप जानते हैं इकोनॉमी में कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन की वजह से घर में मान लीजिए हमने 100 रुपये रखे और साल में 3 से 4% इन्फ्लेशन है, तो साल भर में उस पैसे का परचेजिंग पावर उतना डिक्रीज कर जाएगा, 3 से 4% कम हो जाएगा, क्योंकि वही सामान जो हमने इस साल 100 रुपये में लिया था, अगले साल उसी सामान को लेने के लिए हमें 103 या 104 रुपये देने पड़ेंगे, उस कंडीशन में जब 3 से 4% इन्फ्लेशन है। तो यानी 100 रुपये की परचेजिंग पावर गिरी है। लेकिन वही पैसा अगर इसमें डिपॉजिट कर दिया जाए, बैंक में जमा कर दिया जाए, तो वो क्या होता है, एक तो उस पर 4% का मान लीजिए बैंक इंटरेस्ट देता है, तो उसे रेगुलर रिटर्न मिल रहा है, और वो एक तरीके से मिटिगेट कर दे रहा है, यानी जो प्रभाव इन्फ्लेशन का था उसे नलिफाई कर दिया, उसे समाप्त कर दिया। तो व्यक्ति साल भर में 104 रुपये का मालिक हो जाता है अगर वो बैंक में 100 रुपया डिपॉजिट कर दिया है। तो दूसरी ओर आप देखें, बैंक ने किसी को जो लोन दिया या इंटरेस्ट वो क्रेडिट जनरेट किया जब यहाँ पर, तो आप देखते हैं बैंक क्या करता है, बैंक यहाँ पर इनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, और ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए इनको 10% इंटरेस्ट पर दिया, 10% इंटरेस्ट इनसे चार्ज किया, तो बैंक जमाकर्ता को इंटरेस्ट देता है और उधार लेने वाले से इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब इस प्रोसेस में हम लोग देखें कि बैंक को अपना प्रॉफिट होता है या बैंक के पास कुछ आता है।
10% पाया, 4% दे दिया, तो बैंक के पास सिर्फ 6% बचा। हालांकि ये प्योर प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि बैंक के अपने एक्सपेंडिचर भी हैं। अब हमने क्या देखा यहाँ पर कि बैंक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में भूमिका निभाता है। कैसे? एक व्यक्ति जिसके पास सेविंग है और एक व्यक्ति जिसके पास उद्यमिता है, उनके बीच में फाइनेंशियल इंटरमीडियरी या वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कौन उपस्थित है? बैंक उपस्थित है। तो बैंक बन गया वित्तीय मध्यस्थ, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी या वित्तीय मध्यस्थ बन गया बैंक। वित्तीय मध्यस्थता का यही कार्य है कि एक जगह से सेविंग इकट्ठा करना, मतलब बहुत विभिन्न जगहों से, और उसे इंटरप्रेन्योर को लोन दे देना। परिणाम स्वरूप यहाँ पर आप देख रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हो रहे हैं। ये व्यक्ति जो 100 रुपया इससे लोन लिया, यहाँ मान लीजिए 100 रुपया इसने लोन लिया कुल, तो 100 रुपये को जब वो इन्वेस्ट करेगा कहाँ पर? अपने किसी बिजनेस में, तो वो उसको अपनी उद्यमिता के माध्यम से मान लेते हैं 120 रुपये का वो गुड्स एंड सर्विस पैदा किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ 20% इसने इंक्रीमेंट किया। अब इसमें जो प्रॉफिट है वो अपने पास इसने रखा, 10% इसको वापस कर दिया। हम लोग फ्लैट देख रहे हैं, खर्चे वर्चे की तमाम चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं, समझने के लिए क्लियरिटी के साथ। मान लो 100 रुपये को 120 रुपया बना दिया, तो 20 यहाँ पर आप देख रहे हैं 20% की इसको प्रॉफिट दिखाई दे रही है। अब इसने 20% जो कमाई किया उसमें से 10% दे दिया बैंक को, यानी इसको जो यहाँ पर लाभ दिखाई दे रहा है वो कितने का दिख रहा है? 10% का। दूसरी ओर आप देखें 100 रुपया चला था और यहाँ आप देख रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज 120 की प्रोड्यूस हुई, तो हमारा जीडीपी भी क्या हो गया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी क्या हो गया? बढ़ गया। किसके काम से? तो आप ध्यान दें कि बैंक ने क्या किया, वो 100 रुपया जो तमाम हाथों, मान लो 100 आदमियों से 100 रुपया जुटा है, तो उन हर एक आदमी के पास जो 100 रुपये पड़ा हुआ था, बिखरा हुआ था, जब तक बैंक में नहीं आया था तब तक उसका कोई उपयोग भी नहीं हो रहा था। देश के उत्पादन प्रणाली में उसका कोई, कहते हैं, योगदान नहीं था। लेकिन बैंक ने क्या कर दिया, जो वो इनर्ट पड़ा हुआ मनी था, जो पैसा निष्क्रिय पड़ा हुआ था, उसको इस तरीके से उसने क्या कर दिया, बैंक ने सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यही बैंक का कार्य हो गया वित्तीय मध्यस्थता का। अब आप देख रहे हैं किसको ये प्रमोट कर रहा है? बैंक सेविंग को इकट्ठा करके इन्वेस्टमेंट के लिए लाता है, और जब इन्वेस्टमेंट करता है इंटरप्रेन्योर तो गुड्स एंड सर्विसेज पैदा होती हैं, इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी या जीडीपी बढ़ेगी, और आप देख रहे हैं दूसरे तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, यानी यहाँ पर रोजगार भी सृजन हुआ। जो इंटरप्रेन्योर है वो स्वरोजगार पाया, कुछ लोगों को नियोजित कर दिया, उनकी भी आमदनी हो रही है। तो इस तरह से बैंक एक बहुत ही बेहतर काम करता है और इकोनॉमी में आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है ये। अब आते हैं, हम देखते हैं कि बैंक का जो ये काम होता है, जो लोन दिया बैंक ने, उसमें क्या किया। बैंक की यही आमदनी का स्रोत भी है। बैंक के पास जो पैसा आया वो उसका अपना नहीं था, उस पर उसे 4% भी देना है, और जो ये 100 रुपया इनसे इकट्ठा किया था इस तरीके से, ये 100 रुपया बैंक वापस भी करेगा, विथ इंटरेस्ट वापस करेगा। अब आप देख रहे हैं कि बैंक ने 100 रुपया दूसरे का लिया था और यहाँ दूसरे को दे दिया था। इसको क्या करना था, इस प्रोसेस में इसे 10% इंटरेस्ट मिलना था, और आप जान रहे हैं कि पूरा जो 100 रुपया है ये भी वापस आना है। तो ये बैंक में सिस्टम होता है कि जो इसने लोन लिया है वो लोन जब वापस करेगा तो वो आप सुनते होंगे ईएमआई के रूप में होता है। ईएमआई क्या है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ये इस रूप से इस उसमें आता है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में कहते हैं मासिक किस्त। लोन के एवज में हम क्या देते हैं? मासिक किस्त देते हैं। तो ये मासिक किस्त आना शुरू होती है। इस मासिक किस्त में आप देखेंगे जो ईएमआई बनती है, ये किसका हिस्सा होती है? ये मूलधन का एक हिस्सा होती है, और प्लस इसमें ब्याज भी इक्वेट करके जोड़ा गया होता है। यानी प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस उसमें क्या जुड़ा होता है? इंटरेस्ट। ये इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट।
अब आप देखेंगे कि जो बैंक ने लोन दे रखा है इंटरप्रेन्योर को, बदले में इंटरप्रेन्योर बैंक को क्या देगा, EMI देगा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट या मासिक किस्त देगा। उस मासिक किस्त में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं। अब जो एसेट इस रूप में चल रहा है, यानी बैंक के पास जो एसेट है, एसेट कहाँ से आया, ये एसेट जनरेट हो रहा बैंक के पास, तो जो एसेट बैंक का है ऐसा है जिस पर कि रेगुलर EMI आ रही है, ठीक है। तो ऐसा एसेट जिस पर क्या हो, रेगुलर EMI हो, वही बैंक का क्या ऐसा एसेट हो गया, कमाऊ एसेट हो गया, जिस पर कि नियमित रूप से मासिक किस्त या EMI आ रही है। तो ये कैसा एसेट हो गया, और जिस पर रेगुलर EMI होती है, ऐसे एसेट को कहा जाता है परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट, परफॉर्मिंग एसेट, परफॉर्मिंग एसेट को कहते हैं हिंदी में निष्पादनकारी परिसंपत्ति, निष्पादनकारी परिसंपत्ति। और यहाँ मतलब आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं यही बैंक की कमाऊ परिसंपत्ति होती है, अर्न करने वाली परिसंपत्ति होती है। आप यहाँ देख रहे हैं कि बैंक ने लोगों से 100 रुपया इकट्ठा किया, उसे लोन कर दिया, 10% उससे मिल रहा है, बैंक 6% अपने पास रखता है, 4% इनको दे देता है। तो जब ये रेगुलर चलता रहे तो बैंक की इस परिसंपत्ति को क्या कहेंगे, निष्पादनकारी परिसंपत्ति, और इसी से बैंक की आमदनी या कमाई होती है। तो बैंक की आमदनी या कमाई का जरिया जो हो गया वो क्या हो गया, परफॉर्मिंग एसेट हो गया। और बैंक विशुद्ध रूप से इसी के लिए कार्य भी करता है कि लोगों से पैसा इकट्ठा करके लोन करता है, और इस तरीके से बैंक की अपनी इनकम जनरेट होती है। अब आप जानते हैं कि जितने लोग लोन लेते हैं उनमें से सब लोन वापस नहीं करते या नहीं कर पाते हैं, दोनों स्थितियां बनती हैं। कुछ लोगों की हालात ऐसी हो जाती, मान लो एक बिजनेसमैन ने, जब उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था तो वो बैंक से लोन लिया, लेकिन अचानक जैसे मान लीजिए कोविड-19 आ गया, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं जिससे बिजनेस एकदम बंद हो जाए, ठप पड़ जाए। हो सकता है उसकी कोई, अब कोविड में आप देख सकते हैं कि तमाम बिजनेस जो बंद कर दिए गए, चाहे ट्रांसपोर्ट के हों, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे मतलब आप देख रहे होंगे लगभग 90% के साथ ऐसा हुआ। तो उसकी तो कोई गलती नहीं है, अब उसकी कोई अर्निंग नहीं हो रही तो बैंक को कहाँ से दे पाएगा। तो हालांकि बहरहाल इस समय इमरजेंसी सारे कुछ लागू हैं प्रोविजंस, तो आप देख रहे होंगे कि ऐसी कंडीशन में तो बैंकों का जो EMI था उसको स्थगित करवा दिया, गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं, लेकिन सरकार हर जगह पर तो खड़ी नहीं हो पाएगी। तो मान लीजिए बिजनेस अप एंड डाउन्स के शिकार हुए, जैसे 2008 में हुआ था, वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन शुरू हुआ अमेरिका से, और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज ऐसी थी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, उनके साथ ऐसा हुआ, खास करके स्टील इंडस्ट्री में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि किस तरह से वो क्या हो जाती हैं, फंस जाती हैं कहीं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में। उनकी अपने वो नहीं होती है जिम्मेदारी। हाँ, कई बार जो मैनेजमेंट होता है उस साइड से भी दिक्कत होती है, लेकिन कई बार वो मैनेजमेंट साइड की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो वातावरण में ही ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती हैं जिसके नाते ऐसा कुछ हो जाता है। अब क्या हुआ, ऐसी परिस्थितियां कई बार पैदा हो जाती हैं कि ये EMI जो रेगुलर आना चाहिए रेगुलर नहीं आ पाती है। रेगुलर EMI ना आ पाए, कुछ दिनों का जो इसमें रखा गया बैंक में प्रोविज़न, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट करना पड़ता है बैंक को। जैसे अगर किसी परिसंपत्ति पर 90 डेज से अधिक, जैसे 90 डेज प्लस हुआ, तो वो परिसंपत्ति क्या हो जाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाती है, NPA हो जाती है। तो रेगुलर जो इस पर आ रहा है वो परफॉर्मिंग एसेट है, और जिस परिसंपत्ति के अगेंस्ट जो EMI है वो 90 डेज या 90 डेज से ज़्यादा, मतलब 91वें दिन 90 दिन तक वो क्या रहेगा, परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में माना जाएगा। लेकिन जैसे 91वां दिन लगेगा और मूलधन और ब्याज जो EMI के रूप में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है, उस रूप में वापस नहीं मिला, तो बैंक का वो एसेट क्या हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसको कहते हैं गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति। तो बैंक की वो परिसंपत्ति जिन पर 90 दिन से अधिक तक
ईएमआई ना प्राप्त हो उसे कहते हैं गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने देखा ऊपर कि बैंक क्या करते हैं, बैंक दूसरे का पैसा लेते हैं और उसे किसी और को हैंड ओवर करते हैं, इस आकांक्षा से, इस इच्छा से कि जिसने उधारी लिया है वो अपना इससे बिजनेस चमकाएगा और साथ में प्रॉफिट शेयरिंग करेगा। आप देख रहे हैं एक तरीके से यही चल रहा है यहाँ पर कि उसको वो इंटरेस्ट के रूप में एक फिक्स रिटर्न देगा, जो किस रूप में आएगा, ईएमआई के रूप में आएगा, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होगा। अब यहाँ इशू क्या है, आप देख रहे हैं कि बैंक ने दूसरे से पैसा लिया था और उसको ये निश्चित रूप से गारंटी दिया कि वो 4% का इंटरेस्ट देगा। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो उसका 100 रुपया ये भी वापस करेगा, क्योंकि ये बैंक अपने बैंक का नहीं हो गया। बैंक उसे जब वो मांगेगा तो 100 रुपया उसे वापस करेगा, ब्याज के साथ वापस करेगा। तो अब यहाँ क्या दिक्कत है, अब आप देखिए कि अब वही परिसंपत्ति जो कमाऊ थी अभी, वही परिसंपत्ति अब क्या हो जाती, स्टक कर गई, फंस गई, और उस पर जब ब्याज नहीं आ रहा है, उस पर जब मूलधन नहीं मिल रहा है, तो बैंक इनसे ये नहीं कह सकता कि आपका पैसा तो कहीं फंस गया और हम आपको ना ब्याज दे पाएंगे ना मूलधन दे पाएंगे, क्योंकि कानूनन ये क्या है, वचनबद्ध है बैंक इतना पे करने के लिए, बैंक जो सेविंग जिसने डिपॉजिट किया है अपनी बैंक में, तो बैंक के ऊपर ये लाइबिलिटी बन गया। ये गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति क्या हो गया, जब एक तो बैंक कमाने के लिए लिया था, आमदनी के लिए पैसा दिया था, किसी को लोन किया था कि वो खुद भी कमाएगा और हमें देगा, नहीं भी कमाएगा तो भी इसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, 140% या 140 या 150 कमा लेता है तो क्या ये वापस करता है इसे, उतना नहीं। तो इसमें सिर्फ होता फिक्स रहता है इसका कि इतना इंटरेस्ट के रूप में ये इनसे चार्ज करेगा, और यहाँ से नहीं मिल रहा है तो भी बैंक की लाइबिलिटी बनी हुई है, अपना खर्चा बना हुआ है और प्रिंसिपल अमाउंट भी इसे वापस करना है। तो इस नाते बैंक की ऐसी परिसंपत्ति जो हो जाती है गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति कहलाती है, जब वो 90 दिन या उससे अधिक तक क्या ना मिला, मूलधन और ब्याज ना मिल रहा हो या ईएमआई ना मिल रहा हो। तो इसका क्लासिफिकेशन किया गया, यानी बैंक में आप परिसंपत्तियों को 2 रूप में देख सकते हैं। पहला कौन से एसेट के रूप में, परफॉर्मिंग एसेट के रूप में, जो बैंक को कमाई करवा रहा है, जिस पर रेगुलर ईएमआई आ रहा है, उसे हम कहेंगे परफॉर्मिंग एसेट या निष्पादनकारी परिसंपत्ति। इसी से बैंक की आमदनी या कमाई होती है। दूसरी, अब उसकी ऐसी परिसंपत्ति जिस पर 90 डेज से ज़्यादा हो गया है और ईएमआई उस पर नहीं आया है, रोक लिया गया है, किसके द्वारा, जिसने उधार लिया था, जो कर्जदार था बैंक का, उसने ईएमआई रोक दिया, और परिणाम ये हुआ कि बैंक के ऊपर अब अभी लायबिलिटी नहीं था। जब ये पैसे इसको आ रहे थे तो बैंक के ऊपर कोई अपनी लायबिलिटी नहीं आ रही थी, इसी के आमदनी का एक हिस्सा बैंक अपने खर्चे में इस्तेमाल करता था, अपने लाभ के लिए रखता था और इसे वापस भी कर रहा था। ईएमआई में प्रिंसिपल अमाउंट का हिस्सा भी रेगुलर धीरे धीरे मिल ही रहा और बैंक उसको रोटेट करते रह रहा है, उस तरीके से बैंक की कमाई होती थी। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि बैंक का जो पैसा है वो गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति बन गया। इस गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति की जो स्थिति है उससे बैंक को अब क्या दिक्कत आएगी। अब आप देख रहे हैं, एक तो पैसा रेगुलेट नहीं होने पा रहा। पहली समस्या इससे आ रही है कि पैसा फंस गया, लोन जो दिया गया था वो रिकवरी नहीं हो पा रहा है, वो फंस गया। तो एक बड़ी समस्या बैंक के पास है कि बैंक पर लायबिलिटी जनरेट हो गई। 100 रुपया पूरा तो पूरा देना ही है, उस पर 4% ब्याज भी देना है, जबकि बैंक को ये इस पर भी संकट आ गया है और ये 4% जो देना है ये भी उसको रेगुलरली पे करना है, क्योंकि उसे कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये बड़ी समस्या बैंक के सामने ये आती है। दूसरी बड़ी समस्या क्या हो गई, बैंक का जितना पैसा एनपीए होगा तो बैंक पर तो बोझ बना ही बना,
दूसरी ओर आप देखिए कि यही पैसा जब ईएमआई वाला बैंक के पास आता है तो इसको तो ब्याज दे देता है, प्रिंसिपल अमाउंट ये तो अभी ले नहीं रहा है, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसका जो हिस्सा आता है, ऐसे बहुत सारे जो लोन होते हैं जिन पर बैंक को ईएमआई मिल रही होती है, तो उससे जो एसेट जनरेट होता है वो रोटेट करता है। अभी इसको इंटरेस्ट पे एंटरप्रेन्योर को दिया था, धीरे धीरे अपना कर्जा चुकाता जाता है, तो उससे जो रिटर्न आता है वो दूसरे को देता है, तो इसको कहते हैं क्रेडिट जनरेशन। बैंक क्रेडिट जनरेट करता है, यानी एक जब ईएमआई देता है तो उससे उतनी क्रेडिट उससे क्रिएशन हो जाता है। तो जब यहाँ स्टक हो गया, पैसा फंस गया एक लोन लेने वाले के पास, तो बैंक की क्रेडिट जनरेशन कैपेसिटी यानी जो साख सृजन की क्षमता है वो भी क्या हो गई, वो भी घट गई। अब किसी और को लोन नहीं दे पा रहा है, इस प्रकार की दिक्कत यहाँ पर बैंक के साथ आ जाती है। तो ये जो गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति है कई तरीके से दिक्कत पैदा करने वाली। अगली बात क्या है कि बैंक के पास जब अब ईएमआई नहीं आएगी तो बैंक की जो क्रेडिट जनरेशन कैपेसिटी है वो घटती जाएगी, और जब बैंक जितना कम क्रेडिट जनरेट उधारी कम दे पाएगा बैंक, और उधारी ये उधारी है 100 रुपया, ये 100 रुपया इसने क्या ले लिया, ये उधारी के रूप में लिया, और यही उधारी यहाँ पर किस रूप में आ रही है, निवेश के रूप में आ रही है। और बिजनेस में जब निवेश होता है और इंडस्ट्री में जब निवेश होता है तो उसका परिणाम क्या निकलता है, गुड्स और सर्विसेज पैदा होती हैं, जिससे हमारे जीडीपी में क्या होता है, वृद्धि होती है। जीडीपी है क्या, किसी फाइनेंशियल ईयर में हमारी इकोनॉमी, नेशनल जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है, कितनी वस्तुओं और सेवाओं का, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है, उसी का जो मॉनेटरी जो वैल्यू है वो हमारी जीडीपी बनाता है। तो जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उधारी कम मिलेगा एंटरप्रेन्योर को, उद्यमी को, तो वो निवेश कम कर पाएगा, तो निवेश कम करेगा तो वस्तुएं सेवाएं कम पैदा होंगी, तो जीडीपी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि जब बिजनेस का विस्तार नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी घटेगा, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो बड़ा वाइडर इम्पैक्ट डालता है। जैसा कि अभी इकोनॉमी में देखने को मिला कि जब बैंक के एनपीए बढ़ रहे हैं तो बैंक आप जानते हैं अगला को क्रेडिट करने में भी डरते हैं, क्योंकि बैंक को ये डर लगता है कहीं ये भी ना पैसा दबा ले वरना हमारी लायबिलिटी बढ़ती जाए। तो कई बैंक खास करके सार्वजनिक क्षेत्र में आप देखेंगे बैंक लोन देने से डरने लग जाते हैं, तो इसका भी कई असर पड़ जाता है। उसमें ईमानदार लोग भी मारे जाते हैं, जो ईमानदार बिजनेसमैन हैं, क्योंकि उनको साख ही नहीं मिल पाता, कहीं से लोन ही नहीं मिल पाता, उधारी ही नहीं मिल पाती। तो इस तरीके से ये दिक्कत आती है इकोनॉमी में। तो ढेर सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं किसके, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति के। दूसरी चीज़ आप देखिए, एक हेल्दी बैंकिंग सिस्टम कौन है, जो ये रेगुलर चल रहा है, साइकिल पूरी कर रहा है। लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि बैंक में ये गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ बढ़ना, ये बैंक पर एक बड़े बोझ के समान हो जाता है। और गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां जब बढ़ती हैं तो बैंक को जब ज़्यादा रिस्की बिहेवियर दिखाई देता है मनी इसमें फाइनेंशियल मार्केट में, तो बैंकों को मजबूरी में आरबीआई के प्रोविजन के अंतर्गत एक प्रोविजनिंग नामक सिस्टम है। प्रोविजनिंग का मतलब है कि जो बैंक लोन दे रहा है तो उस पर रिस्क कवर करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि 2% एनपीए है, तो इसके अगेंस्ट बैंक को जो प्रोविजनिंग करना है, प्रोविजनिंग का मतलब ये होता है कि बैंक जब उधार देता है तो उसमें कुछ रिस्क होता है कि कुछ पैसा उसका डूब जाएगा, कुछ पैसा उसका फंस जाएगा। तो इस रिस्क से बचने के लिए आरबीआई की व्यवस्था के अंतर्गत हर बैंक को जितना रिस्क रहेगा उसी रिस्क के अनुपात में अपने पास रिजर्व मनी रखना पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं, प्रोविजनिंग कहते हैं। ठीक है, तो बैंक रिजर्व मनी इस नाते रख रहा है कि अगर जमाकर्ता का पैसा फंसेगा तो बैंक इस प्रोविजनिंग की व्यवस्था के अंतर्गत जो कोष बैंक के पास हो जाता है, बैंक के पास क्या हो जाता है, एक कोष इकट्ठा हो जाता है, उस कोष में इस पैसे को रखता जाता है प्रोविजनिंग सिस्टम के अंतर्गत, और जहां संकट आता है तो बैंक उठा करके वो पैसा दे देता। नहीं, बैंक कैसे देगा, आप देख रहे हैं बैंक तो यहाँ इस व्यवस्था में काम कर रहा है। अब बैंक का पैसा एनपीए हो गया तो यहाँ तो 4% ब्याज जाना है, और जिसका जो जमा किया था डिपॉजिटर था उसका 100 रुपये भी जाना है, तो कहाँ से बैंक देगा। नॉर्मल तो फंक्शनिंग ये है, लेकिन ये अब नॉर्मल हो गया। अब एब नॉर्मल हो गया तो बैंक कहाँ से लाएगा पैसा। तो इस नाते आरबीआई की व्यवस्था के अंतर्गत, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये व्यवस्था अपनाई जाती है,
तो इसमें प्रोविजनिंग करेगा। प्रोविजनिंग में जो रिस्क है उसको मिटिगेट करने के लिए, उससे निपटने के लिए एक प्रोविजनिंग कोष का निर्माण करता है बैंक, वहाँ से पैसा उठाकर इनको दे दिया जाता है। अब एनपीए अगर 2% है तो उसी अनुपात में प्रोविजनिंग, एनपीए अगर 4% हो गया तो प्रोविजनिंग बढ़ गया, एनपीए अगर 10% हो गया जो अभी है, तो आप समझ सकते हैं प्रोविजनिंग के लिए बैंक को अलग पैसा रखना पड़ेगा। जो पैसा बैंक ने अलग कर दिया वो पैसा वो उधारी में नहीं दे सकता है। उधारी में नहीं दे पाएगा तो इस प्रकार से उसको इंटरेस्ट या रिटर्न नहीं मिल पाएगा इस रूप में, और इस तरीके से बैंक की आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो ये बैंक अलग पैसा रख रहा है और इस नाते ये रिस्क मिटिगेट करने के लिए पैसा रख रहा है, तो ये कोष जितना बड़ा होगा उतना ही प्रॉफिटेबिलिटी बैंकों की क्या होगी, घटेगी। और प्रोविजनिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत होगी तो उधारी कम आएगा इधर देने के लिए, और निवेश कम हो पाएगा तो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन पर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब पर असर पड़ेगा। दूसरी बात आप देखिए कि जो प्रोविजनिंग में पैसा रख लिया तो बैंक के ऊपर बोझ हो रहा है ना एक तरीके का, ये भी बोझ है, ये बैंक खतरे को मिटिगेट करने के लिए कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति बैंकों के लिए कितनी हानिकारक होती है, समझ गए। इसके बारे में जब पहली बार जो बात रखी गई थी व्यवस्थित ढंग से, वो बात रखी गई थी कि इनके जो समस्याएं हैं एनपीए की, इनका समाधान कैसे व्यवस्थित ढंग से किया जाए। तो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म जब शुरू हुआ था भारत में, 1991 जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, एनईपी आई थी, जिसमें आप जानते हैं एलपीजी पर जोर दिया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसी में ये आया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पर एक कमेटी बनी, कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। और इस कमेटी के जो हेड थे वो थे आरबीआई के एक्स डिप्टी गवर्नर एम नरसिम्हम। ये आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे और इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी गठित हुई थी, कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। और इसी में इन्होंने, एम नरसिम्हम साहब ने, बैंकिंग रिफॉर्म पर भी अपनी रिपोर्ट में बात रखी थी, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर का एक पार्ट बैंकिंग भी होता है। तो इसी में बैंकिंग रिफॉर्म की इनकी रिपोर्ट भी शामिल थी। तो इसी में इन्होंने बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म पर भी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और इसमें इन्होंने जो बैंकों की बढ़ती एनपीए है उस पर चिंता व्यक्त किया गया था। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स पर जो रिपोर्ट आई, किसकी, कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जिसको एम नरसिम्हम कमेटी भी कहते हैं इन्हीं के नाम पर, क्योंकि ये चेयरमैन थे। तो इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया उसमें बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की भी चर्चा की गई, बैंकों को कैसे कंसोलिडेट किया जाए, आगे हम इसके बारे में अध्ययन भी करेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में इन्होंने एनपीए की प्रॉब्लम, जो बैंकों की एनपीए बढ़ती जा रही थी, ठीक है, की समस्या पर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और उसमें इन्होंने कहा कि हमें इसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। पहले अभी तक दो देखें तो कोई व्यवस्थित परिभाषा भी नहीं थी कि किस धन को एनपीए कहा जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की क्या परिभाषा हो, कैसे क्लासिफाई किया जाए और किस तरीके से उसको उस समस्या के समाधान के लिए प्रयास किया जाए। तो इस तरीके की जो बात रही यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से लाई गई और इन्होंने सुझाव दिया कि जो बैंकों के मतलब एनपीए उसको कहा जाए, एसेट को कहा जाए जिस पर 180 दिन से अधिक, यानी 181वें दिन था, बल्कि 180 दिन से अधिक हो जाए, अधिक समय तक। अब मान आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कौन सा दिन आएगा, 181वां दिन।
यानी बैंक का उस समय ये प्रोविज़न था, बाद में इसको घटा करके ये 6 महीना हो गया, 6 महीने से ज़्यादा हो रहा है एक दिन जैसे, तो वो पैसा एनपीए हो जाता, यानी परफॉर्मिंग एसेट से वो किस कैटेगरी में आ जाता, दूसरे कैटेगरी में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। तो यहाँ पर इन्होंने साफ किया कि अगर किसी जो लोन है या उधारी है उस पर 180 दिन से अधिक समय तक क्या ना आए, ईएमआई ना मिले, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे एनपीए घोषित कर दिया जाए, इन्होंने कहा। ठीक, तो इस समिति की रिपोर्ट में ये था व्यवस्था। बाद में इसको घटा करके कितने दिन किया गया, 91 डेज को कर दिया जाएगा, ये प्रोविज़न किया गया। तो पहली बार ये डिटेल इसमें इन्होंने बात किया। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक बात और रखी थी कि जो टोटल एसेट हैं बैंकों के उनको क्लासीफाई भी किया जाए, ताकि समझ में आए कि किसी बैंक की जो माली हालत है वो क्या है, कितना बैंक हेल्दी है, बैंक कितना ज़्यादा परफॉर्मिंग कंडीशन में है। इसको समझने के लिए जो कुल ऋण में एनपीए का बोझ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आप देखिए कि हेल्दी फाइनेंशियल सिस्टम के लिए अभी हम लोगों ने बात किया कि अगर बैंकों का पैसा एनपीए ज़्यादा हो रहा है तो बैंक कम उधारी दे पाएंगे, कम निवेश होगा, कम उत्पादन होगा, कम रोजगार सृजन होगा। सारे फैक्टर इकोनॉमी के लिए बड़े निगेटिव हैं और इस समस्या का इसी नाते समाधान करना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने कहा कि जो बैंकों के एसेट्स हैं उनको कैटेगराइज किया जाना चाहिए और बाद में इसी नाते बैंकों के एसेट को कैटेगराइज किया गया। सब स्टैंडर्ड, पहले तो सबसे हो गया एक तो स्टैंडर्ड एसेट हो गया परफॉर्मिंग एसेट, उसके बाद में जो आए स्ट्रेस एसेट जो आया उसमें आया सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट। तो 3 कैटेगरी बनाई गई एसेट की। तो एसेट्स जो रहे उनको कैटेगराइज किया गया किसमें, एक तो लाया गया सबसे पहला जो आया, यानी पहले हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड एसेट, और दूसरा एसेट का टाइप हुआ स्ट्रेस्ड एसेट। अब स्ट्रेस एसेट जो हुए, इसी स्ट्रेस एसेट वही कहते हैं जो किसमें आ जाए, जिसमें कि बैंकों को जो रेगुलर जो है ईएमआई नहीं मिल रही है, वो स्ट्रेस एसेट आ जाते हैं। अब स्ट्रेस एसेट में हो सकता है कि एक आध बार बीच में आए, जैसे 3 महीना हो गया, 3 महीने में एक आध महीना आ जाए, बाकी 2 महीने नहीं आया, फिर लगातार आ गया 3 महीने, चौथे महीने फिर गैप हो जाए। तो ऐसे एसेट जो होते हैं वो बैंकों के लिए कैसे एसेट्स हैं, दबावपूर्ण परिसंपत्ति है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं रेगुलर ईएमआई नहीं आ रही है। अब इसी स्ट्रेस एसेट में एनपीए भी शामिल है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी शामिल है। और जब एनपीए को हम आगे देखते हैं तो एनपीए को फिर से 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला कैटेगरी हो गया जिसको कहते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट उसे कहा गया जो 12 महीने तक एनपीए बना रहे। ठीक है, जो कितने महीने तक, 12 महीनों तक एनपीए रहे। 12 महीनों तक अगर कोई एनपीए रह गया, एनपीए, तो वो कैसा हो जाएगा, सब स्टैंडर्ड एसेट हो जाएगा। यानी यहाँ आप देख रहे हैं बैंक की स्थिति, मतलब बैंक को इस पर लायबिलिटी ही बढ़ रही है, कोई इस पर प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। दूसरा हो गया, दूसरी कैटेगरी हो गई डाउटफुल एसेट। दूसरी कैटेगरी हुई एनपीए में डाउटफुल एसेट। ठीक है, 12 महीने से अगर ज़्यादा हो गया एनपीए, ठीक है, बारह महीने से अधिक की अवधि के लिए
एनपीए रहा हो। तो ऐसे एसेट को क्या कहा गया? अगली कैटेगरी हो गई डाउटफुल एसेट की, यानी 12 महीने की अवधि लगातार ये आगे क्या बना रहा, 12 महीने की अवधि से ज़्यादा जब ये बना रहा तो इसे क्या कहा गया? डाउटफुल एसेट कहा गया। और तीसरी कैटेगरी आई जिसको कहा गया लॉस एसेट। लॉस एसेट, लॉस एसेट मतलब क्या हो गया? क्षतिग्रस्त हो गया। अब इसमें देखा जाए, ये ऐसा एसेट होता है कि जो बैंक ने लोन के रूप में दिया था, अभी यहाँ देख रहे हैं बैंक इंतजारी में होता है कि हो सकता है, प्रोसेस करता, कानूनी प्रक्रियाएं भी की जाती हैं, नोटिस जारी किया जाता है कि ये व्यक्ति कुछ EMI आगे जमा करे, ठीक है। बैंक इसमें बातचीत करने की भी कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद अगर बैंक 12 महीने तक ये देखे कि इसको संग्रह करने योग्य नहीं बचा है अभी, ठीक है, जिसको कहते हैं अनकलेक्टाइबल, ठीक है, और बहुत थोड़े मोड़े उसके एवज में, जैसे आप जानते हैं कि कुछ गारंटी अमाउंट जमा होता है या किसी परिसंपत्ति के अगेंस्ट हेजिंग होता है जो लोन लिया होता है, ठीक है, तो जिसको कहते हैं कि हम एक तरीके से जमानत के रूप में कुछ रखते हैं जिसके अगेंस्ट में लोन लिया जाता है, तो उसको बैंक, उस पर बैंक अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कार खरीदा, तो कार जो है वो किसके पक्ष में बंधक है? बैंक के पक्ष में। बैंक उस कार पर अधिकार ले सकता है, लेकिन कार पुरानी हो गई है तो अब उसका उतना वैल्यू तो मिलेगा नहीं। नई कार के लिए बैंक ने पैसे दिए थे, अब कार पुरानी हो गई है। तो इसमें कहा जाता है कि जो संग्रह, मतलब जिसको कलेक्ट ना किया जा सके, उसको प्राप्त ना किया जा सके, जो संग्रह करने योग्य ना हो, अथवा जिसके विरुद्ध कम मूल्य की परिसंपत्ति हो। उदाहरण के लिए कार अब पुरानी हो गई, बैंक बेच भी दे तो बहुत कम रिटर्न आने वाला है, तो ये जो है लॉस एसेट में जाएगा। इसको ही बैंक आगे का राइट ऑफ करता, अपने बैलेंस शीट में शो नहीं करता, क्योंकि जिस चीज़ की मिलने की संभावना नहीं के बराबर, हो सकता है फ्यूचर में मिल जाए, उस पर राइट ऑफ करने का मतलब नहीं कि बैंक ने उसे माफ़ कर दिया, ये भी समझने की ज़रूरत है। ऐसा करना पड़ता है, जो हमारे बैलेंस शीट के नियम होते हैं उसमें यही होता है कि जिसमें हमारे हाथ में जो चीज़ नहीं है, तो अपना एसेट आप कैसे दिखा सकते हैं, है किसी और के पास, वो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका भी कोई वो नहीं है, मिल गया तो ठीक है। तो इस नाते बैंक उसे अपने बैलेंस शीट में आगे कंटिन्यू नहीं करता। राइट ऑफ करने का मतलब आगे की जो बैलेंस शीट होती है उसमें उस अमाउंट को शो नहीं किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैंक ने अपना राइट खो दिया उस पर या उसको माफ़ कर दिया, ऐसा भी नहीं होता है। लोन राइट ऑफ करने का मतलब लोन माफ़ी नहीं होता है, केवल अपने बैलेंस शीट में बैंक अगले साल उसको शो नहीं करेगा ऐसे डूबे हुए ऋण को, क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं है। तो इकोनॉमी के जो प्रोविजंस हैं बैंक, खास करके बैलेंस शीट प्रिपरेशन के, उसके अगेंस्ट जाता है, इस नाते बैंक उसको शो नहीं करता है, लेकिन बैंक उसके लिए आवश्यक कार्यवाही जारी रखता है। जैसे मान लीजिए बैंक कोर्ट में केस चल रहा हो या उसके एसेट की रिकवरी की अपने कब्जे में लेने की बात हो, ये सब काम बैंक जारी रखता है। तो लॉस एसेट्स का मतलब ये नहीं होता है कि बैंक जब उसको राइट ऑफ करता है तो इसका मतलब ये नहीं, आप देखे होंगे कुछ समय पहले कि मोदी जी ने उद्योगपतियों का इतना पैसा माफ़ कर दिया, छोड़ दिया उनको, ऐसा कुछ नहीं होता है। बैंक जब राइट ऑफ करता है एनपीए तो उसका मतलब ये होता है कि अपने बैलेंस शीट में तो नहीं शो कर रहा,
लेकिन लीगल प्रोविज़न चल रहे हैं। जैसे मान लिया विजय माल्या का ही मैटर है, तो विजय माल्या का जब इतना बड़ा अमाउंट है, आप जानते हैं 9,000 करोड़ का, उसके अगेन जो बैंक के पास जो एसेट है वो बहुत थोड़े का है, कुछ ही हज़ार करोड़ का है, जबकि 9,000 करोड़ बड़ा अमाउंट है। अब बैंक उस एसेट को कैसे अपने बैलेंस शीट में दिखाए कि नहीं हमारे पास इतना माल है या इतना धन है हमारे पास, तो बैंक उसको राइट ऑफ करता है, लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करेगा। जैसे विजय माल्या के खिलाफ कार्यवाही चल रही है, तो बहुत लोगों ने दुष्प्रचार किया। आप जानते हैं हमारे यहाँ राजनीति में कई चीज़ों को इस तरह से भ्रम के रूप में फैलाया जाता है जिसका बड़ा निगेटिव होता है। तो यहाँ राइट ऑफ का मतलब ये नहीं हुआ था कि लोन विजय माल्या का माफ़ कर दिया गया या उसको ख़त्म कर दिया गया। सरकार ने अपना क्लेम, बैंकों ने क्लेम छोड़ दिया। बैंक का क्लेम अभी भी बना हुआ है और बैंक उसे लेने की पुरजोर कोशिश कर रहा है नियमों विधानों के अंदर। तो ये देख रहे हैं हम लोग कि इस तरीके से आपने बेसिक समझा एनपीए का। अब एनपीए से कौन कौन से संकट आए, क्या स्थिति है, कितना मैग्नीट्यूड है इसका, कितना अमाउंट है, कितना गंभीर हो चुका है, ये अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बस यहीं तक। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी वो भी लाभान्वित हो सकें और जाहिर सी बात हम भी लाभान्वित हों, सभी लोग लाभान्वित हों। ठीक है, धन्यवाद आप सबको।